हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने वैद्युत ध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? तो जब वे वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हों, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हों और समदूरस्थ हों। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ हों, वहाँ हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ हमारी ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई जो परस्पर समांतर हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। तो यह हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हमने एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रख लिया। थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ए और वी, ये वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, -q और +q। तो जब इस +q को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और -q आवेश के कारण भी एक वैद्युत बल कार्य करेगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। तो हम ये कह सकते हैं बराबर, दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, और इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ये बल क्या करेगा? इसको आगे ले जाने का प्रयास करेगा, और ये बल क्या इसको पीछे ले जाने का प्रयास करेगा। इन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो ये दोनों बल क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और ये बल युग्म क्या करेगा? इस वैद्युत ध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए यहाँ पर जो बल लगेगा उसे हम प्रत्यनन बल युग्म कहते हैं। मतलब इन दोनों बलों के जो युग्म को हम बोलेंगे वो प्रत्यनन बल युग्म बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों बल इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे। तो यह मान लेंगे हम, मानना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। थीटा कोण पर स्थित है। ये एक वैद्युत ध्रुव हो गया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो यहाँ +q आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। तो क्या लेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव के +q आवेश के कारण कार्यरत बल, +q आवेश के
वैद्युत ध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर इक्वल टू EQ। ये जो बल होगा वो क्षेत्र की दिशा में होगा, मतलब जो प्लस क्यू आवेश के कारण बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस आवेश से क्या होता है, बाहर की ओर होता है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल भी इसी की दिशा में रहेगा। लेकिन जब हम माइनस क्यू आवेश लेंगे तो इसके कारण जो लगने वाला बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो हम यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बल ले सकते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर बराबर EQ। F2 वेक्टर बराबर EQ, ये जो होगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, किसके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, परिमाण में तो समान हो गए, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे है, विपरीत। ये वाला बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ये वाला बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन इन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे और इसलिए हमें इसे प्रत्यनन बल भी कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, आघूर्ण क्यों होगा, क्योंकि ये बल इसको इधर घुमाएगा और ये बल इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, तो ये क्या, उसमें क्या होगा, आघूर्ण होगा इस प्रकार से। तो यहाँ चलेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण है, इसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे और इसकी लंबवत दूरी लेंगे। क्या लेंगे, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणा लंबवत दूरी। तो टो इक्वल टू एक बल का परिमाण हमारा क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा और लंबवत दूरी हमारी क्या हो जाएगी, AC। यहाँ से AC हम इस पर क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, C। अब इससे लंब का मान हमारा कितना होगा, यहाँ हम लेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में हमें यहाँ पर हमारा कोण थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा। थीटा के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये हमारा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और ये जो कर्ण की वैल्यू होगी ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होगी 2L के बराबर। तो यहाँ हमें कर्ण मालूम है और लंब हमें ज्ञात करना है, और संबंध किस में आ जाएगा, साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हो जाएगा हमारा AC और कर्ण हो जाएगा AV। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा AV साइन थीटा, तो AC बराबर ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ से जो हमारा लंब आएगा वो 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो टो इक्वल टू EQ गुणा में 2L साइन थीटा। तो टो इक्वल टू ये हो जाएगा PE साइन थीटा, चूँकि P इक्वल टू होता है Q गुणा 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से टो इक्वल टू P साइन थीटा हो जाएगा, और इसको अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप टो वेक्टर इक्वल टू PE साइन थीटा दे रखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ पर साइन थीटा आया है तो आपने
एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वी साइन थीटा एन कैप। तो जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, वहाँ पर क्या आता है, साइन आता है, और जहाँ दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट होता है वहाँ पर हमारा कॉस आता है, ए वी कॉस थीटा। तो जहाँ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहाँ साइन आता है, तो यहाँ हमारा साइन दे रखा है, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो ये इसका फार्मूला हो गया, टो बराबर पी साइन थीटा। अब इसकी दो स्थितियाँ आती हैं। पहली स्थिति ये आती है कि जब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो इस अवस्था में जो कोण हो जाता है थीटा का मान वो 0 हो जाता है। यहाँ पर हम इसकी दो स्थितियाँ पढ़ेंगे। स्थिति 1, जब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। जब साइन 0 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और उसके समांतर रखा हो तो उस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। स्थिति 2 में क्या हो जाएगा, स्थिति 2 में यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, प्रति समांतर या विपरीत दिशा में हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो, प्रति समांतर हो, इस अवस्था में जो कोण, तो इस अवस्था में टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 180, और साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना होकर के उसके विपरीत दिशा में हो, तब ये कोण कितना बनाएगा, 180 अंश का बनाएगा, और यहाँ से टो इस बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 का मान कितना होता है, 0। तो इस अवस्था में भी इस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। स्थिति 3 आती है इसकी, स्थिति 3, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब ये लंबवत होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये जब लंबवत होगा तो लंबवत में कंडीशन हमारी इस प्रकार से होगी, तो यहाँ जो कोण बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो तब कोण हमारा 90 हो जाएगा। तो अतः टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस अवस्था में जो बल आघूर्ण होगा वो हमारा अधिकतम हो जाएगा, बल आघूर्ण क्या होगा यहाँ पर, अधिकतम हो जाएगा। तो ये हमसे पूछ सकता है प्रश्न में कि वैद्युत द्विध्रुव की किस अवस्था में बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है और किस अवस्था में मान न्यूनतम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा या उसके प्रति समांतर होगा तो बल आघूर्ण का मान जो होगा वो न्यूनतम होगा, और अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर के जितने भी आपके फार्मूले हैं उन फार्मूलों को एक बार रिवाइज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे।
इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे संबंधित जो सूत्र होंगे उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। जैसे पहला आपने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये क्या था, Q बराबर प्लस माइनस का NE। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन में Q नोड। तीसरा था एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू में Q अपॉन में R स्क्वायर। एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू में 2p अपॉन R की पावर 3 थी। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू में P अपॉन R की पावर 3 थी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q गुणा 2L। एक इसमें आता है आपका जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं EQ बराबर mg। एक अंतिम फार्मूला इसका जो अभी आपने पढ़ा था, बल युग्म आघूर्ण है। बल युग्म आघूर्ण टो इक्वल टू PE साइन थीटा। तो इस चैप्टर से संबंधित ये आपके सारे फार्मूले हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।